Today, let's talk about problems or barriers to communication and communication effectiveness. There are certain barriers or problems which are associated with communication. There can be technical barriers or problems, there can be semantic barriers and problems, there can be influential problems, there can be physical, psychological, or cultural problems or barriers in a particular communication. Let's talk about technical barriers. These are related to noise problems resulting from inaccurate transmission or interpretation of a message. Certain undesirable elements creeping into the process are responsible for this, such as blurred picture, error in transmission leading to distortion of message. टेक्निकल बैरियर्स क्या हो गए आपके? टेक्निकल बैरियर्स वो हो गए जिनके कारण जो कि एक तरीके की नॉइज है. ये नॉइज क्या करता है? इसके कारण से जो इंफॉर्मेशन है वो इनएक्यूरेटली पहुंचती है. अपन ने मीडिया के अंदर बहुत सारी चीजें देखी होंगी, किस तरीके से मीडिया कुछ दिखाता है और होता कुछ एक्चुअल में और है. तो ये इन्फ्लुएंशियल और साइकोलॉजिकल और कल्चरल के केस में भी आ सकता है. बट टेक्निकल के अंदर बेसिकली अगर हम देखेंगे तो जो आपकी मशीन है अगर वो खराब हो रखी है, तो प्रिंटिंग के अंदर अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वहां पर आपके टेक्निकल बैरियर होने के चांसेस होते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं. अगर आपकी जो इमेज है वो ठीक नहीं है, इमेज में गड़बड़ है, वो प्रिंट ठीक नहीं हुई, तो वो जो मैसेज है वो आप नहीं पहुंचा पाओगे. Semantic. These are the problems related to the meaning of words and sentences. Even a common word may have several meanings which may lead to misinterpretation of the message. इसके अंदर V for victory वाला साइन जो है, अगर एग्जाम्पल की बात करी जाए तो यहाँ पे विक्ट्री यूके में गाली देने का मतलब हो जाता है इट्स अ टाइप ऑफ एन अब्यूज. तो ये आपके सिमेंटिक्स में आ गए. कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनके अलग अलग मतलब होते हैं और डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल जो इसको रिसीव कर रहा है, रिसीवर का मूड कैसा है, उसके हिसाब से वो उसको समझ सकता है, वर्क कर सकता है और अगेंस्ट में या फेवर में उस चीज को ले सकता है. तो अगर आपको लोकल लैंग्वेज का, सेंटेंसेस का मतलब नहीं पता है या सामने वाले की फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सिमेंटिक्स भी एक तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है. Influential problems. These problems are concerned with the success with which the message conveyed leads to desirable changes in the behavior of a receiver. Because the purpose of all communication is to influence the behavior of a receiver. Influential problem, आपने सामने वाले को समझाने की कोशिश करी चीज, लेकिन उसको समझ में तो आई लेकिन उसके बिहेवियर में चेंज नहीं आया. जो आप डिजायरेबल चेंज लाना चाहते थे वो चेंज नहीं आया. अब क्या हुआ, इसके अंदर बहुत सारी इश्यूज हो जाते हैं. सामने वाले का मूड खराब है तो आप उसको कितना ही समझा लो वो नहीं समझेगा. ब्रेकअप्स होते हैं, ब्रेकअप्स के बाद आप बंदे को या बंदी को कितना ही समझा लो, जब तक उसके खुद के दिल से चीज नहीं निकल जाती तब तक वो चीज क्लियर नहीं होती है. सो नो मैटर हाउ मच यू आर एबल टू कन्वे द मैसेज, you are conveying the message in a very proper manner, but the desirable changes in the behavior are not seen. Physical. These are problems related to voice and speech of the speaker. इसमें आप स्पीच कर रहे हो, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है, टेलीफोन पे आप कम्युनिकेट कर रहे हो लेकिन आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आपकी वॉइस नहीं पहुंच रही है वहां पे.
आप बोलना चाह रहे हो रेडियो के ऊपर, एक रैली के अंदर आप स्पीच देना चाह रहे हो, लेकिन आपके जो शब्द हैं वो सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहे। आपको स्टेज से डर लग रहा है तो आपके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही है। फॉल्टी ट्रांसमिशन का तो वो हो गया अपना टेलीफोन वाला। और एक इसमें बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत फर्क पड़ता है। एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं और हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है, तो हम उसको कितना ही प्यार से समझाने की कोशिश करें, वो बॉडी लैंग्वेज देख के डर रहा होता है। तो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को आप टॉफी खाने के लिए अगर मना करोगे और वो टॉफी खाते हुए अगर आप उसको एकदम से पकड़ लो, जैसे मजाक में पकड़ते हैं ना, वीडियोस बनते रहते हैं, तो जैसे ही आपने उसको एकदम से पकड़ा, वो एकदम से डर गया। अब आपको हंसी आ रही है, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से वाली लग रही है। आपको हंसी आ रही है, बाकी जने हैं वो सब हंस रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज इस हिसाब से है कि बच्चे को डर लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल हो गया। साइकोलॉजिकल, these are related to the failure to connect language with the reality, inability to articulate personal experience with that of the audience। ये सारी जो चीजें होती हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल शुरू में दिया था, साइकोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर क्या होता है, या तो आप उसको समझा नहीं पा रहे हो, या वो समझ नहीं पा रहा है क्योंकि वो आपके जूतों में कभी पैर रखा ही नहीं है। तो ये साइकोलॉजिकल जो बैरियर्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को, और they do end up causing some or the other type of problem or barriers in a communication. So it is important that you have to understand the concept of these barriers which are associated with psychological issues. अगर सामने वाले को किसी चीज का, पर्टिकुलर चीज का डर है और आप उसको उसी चीज को करने को बोल रहे हो, तो वो आपका कम्युनिकेशन तो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल बंजी जंपिंग की अगर अपन बात करते हैं, मेरे जानकार हैं उनको हाइट से बड़ा डर लगता है, लेकिन अगर मैं उनको बंजी जंपिंग के लिए सब कुछ समझा दूंगा, ये सेफ्टी होती है, ये ऐसे होता है, स्प्रिंग अच्छी होती है, सब कुछ सेफ होता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तो साइकोलॉजिकली वो डरा हुआ है बंदा हाइट से, तो वो बंजी जंपिंग नहीं करेगा। फिर आता है आपका कल्चरल। These problems are related to the way communication system is related to a particular culture, ethical problems in communication, etc. अब क्या हुआ, मैंने जो वीव्स फॉर विक्ट्री वाला जो आपको एग्जांपल दिया, वो कल्चरल केस के अंदर बिल्कुल सही बैठता है। कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे मैं कहीं पढ़ रहा था, कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे आप किसी को छाता नहीं देते हो, कुछ जगह है जहाँ पर आप थम्स अप नहीं करते हो। अपन ऑल गुड, यस ऑल गुड, थम्स अप कर दिया अपन ने। कुछ जगह होते हैं जहाँ पे थम्स अप करना ठेंगा दिखाना होता है। तो ये सारी जो चीजें आती हैं, ये आपके कल्चरल डिफरेंस के अंदर आती हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आइडियाज, अंडरस्टूड सी बात है, अगर इसको तुम खुद सोचने की कोशिश करो, हम क्लास में बहुत कॉम्प्लेक्स आइडियाज बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हम इन आइडियाज को एग्जैक्टली जैसे वो हैं वैसे समझा दें, तो उनको समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। तुमने बचपन में फिजिक्स में पढ़ा था F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर जब तुमने F इज इक्वल टू ma पढ़ा, तब तुम्हारे को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में कुछ समझ में आया था। तो अगर हम डायरेक्ट ही ग्रेविटी के ऊपर आ जाते, तो F इज इक्वल टू ma से उसको एसोसिएट करके समझाना थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। लेकिन हम अगर स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो उससे चीज को समझाना आसान हो जाता है। कभी कभी एग्जाम्पल्स अगर और बायोलॉजी से एसोसिएट करके दें, पीसीआर एक टेक्निक होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम एक पर्टिकुलर जीन सेगमेंट है उसको उसकी क्वांटिटी को हम इंक्रीज कर रहे होते हैं एक आर्टिफिशियल ट्यूब के अंदर।
एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है, उसके अंदर हम एक पर्टिकुलर जीन है जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करता है, उसको हम एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर उस जीन की जो क्वांटिटी है, डीएनए सीक्वेंस जो है उसका, उसकी क्वांटिटी को हम इंक्रीज कर रहे हैं। उसके बाद हम और भी उसके साथ बहुत काम कर सकते हैं। अब इस आइडिया को अगर मैं किसी नॉन बायो वाले बंदे से अगर बात करूंगा, जिसको डीएनए नहीं पता है, जिसको आरएनए नहीं पता है, जिसको एंजाइम्स के बारे में नहीं पता है, और हीट इफेक्ट ऑफ हीट के बारे में नहीं पता है, डीएनए किस तरीके से रेप्लिकेट करता है, इन चीजों के बारे में नहीं पता है, तो उसको ये कंसेप्ट समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर डिफरेंस फ्रॉम अकस्टम्ड पैटर्न्स, ideas different from accustomed patterns are not easy for the people to accept। यहाँ पे एक्सेप्टेंस का केस आ जाता है। कुछ लोग होते हैं जिन लोगों का माइंडसेट बना हुआ होता है, उन लोगों की आदत होती है, हम बोलते हैं ना लकीर के फकीर, तो वो चीज यहाँ पर आ जाती है। उनका हो रखा है भाई, मुझे दाल रोटी खानी है तो मुझे दाल रोटी ही खानी है। कुछ लोग, तुमने अगर नोटिस किया हो नहीं किया हो, हम बाहर जाएंगे, पिज्जा विज़ा खा के आ जाएंगे, बर्गर खा के आ जाएंगे, लेकिन घर आके दाल रोटी खानी है, तभी हमारे को सेटिस्फेक्शन होता है। तो ये चीज कम्युनिकेशन के ऊपर भी होती है। आपका एक पर्टिकुलर माइंडसेट बना हुआ है, आप एक पर्टिकुलर चीज करने के आदी हो रखे हो, और फिर अगर आपको समझाया जाए तो आपको वो चीज नहीं समझ में आती है। एक एग्जांपल और देता हूं मैं। आपको काम करने की बहुत आदत है, आपके दिमाग में ये डर है कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, तो आप काम करते हो, आप थक जाते हो, फिर आप चिड़चिड़ करते हो, आप खुद के लिए भी इशू करते हो, दूसरों के लिए भी इशू करते हो। पर अगर आपको समझाने की कोशिश करी जाए कि भैया कम काम किया करो, या जो आप काम एक बार में कर रहे हो उस काम को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, हर पार्ट के बाद आप एक ब्रेक ले लो, तो उससे आप थकोगे नहीं। लेकिन क्योंकि सामने वाले को हम कम्युनिकेट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, लेकिन उसका खुद के आइडियाज का एक सेट पैटर्न हो रखा है, तो उसको ये चीज समझाना काफी मुश्किल हो जाएगा। Competition with prevailing ideas, competition of new ideas with the prevailing ideas, this develops resistance in the mind। ये अकस्टम पैटर्न और कंपटीशन विद प्रिवेलिंग आइडियाज कुछ कुछ हद तक सिमिलर होता है। फिर आता है आपका वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब आपका इंटरेस्ट किसी और चीज में है, लेकिन हम जो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो आपको आइडिया दे रहे हैं, वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं है, तो आप उस चीज के ऊपर काम नहीं करोगे, उस कम्युनिकेशन को समझोगे नहीं, तो वो एक तरीके से बैरियर या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर आता है डू नॉट सेटिस्फाई द फेल्ट नीड। अगर नया आइडिया है वो आपकी नीड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर फेल्ट नीड भी एक अलग चीज होती है, एक होती है नीड, एक होती है फेल्ट नीड। नीड तो आपकी नीड हो गई, फेल्ट नीड होती है जो आपको लगता है कि वो आपकी नीड है, जरूरी नहीं है कि वो आपकी नीड हो। ठीक है ना? तो अगर कोई आइडिया फेल्ट नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो वो आइडिया रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो ये बैरियर्स हैं, इनको अगर हमारे को ओवरकम करना है, तो हमारे को बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ द मैसेज के अंदर, सबसे पहली चीज। फिर हमारे को ये सोचना पड़ता है कि भाई जिस चैनल के थ्रू हम इस मैसेज को भेज रहे हैं, क्या वो चैनल इस बैरियर को या प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाएगा। और फिर प्रेजेंटेशन किस तरीके से कर रहे हैं अपन मैसेज को, किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से हम ट्रीट कर रहे हैं उस मैसेज को। हमारे को इंटरेस्ट जो टारगेट ऑडियंस है उसका, जो टारगेट ऑडियंस की नीड है, जो टारगेट ऑडियंस का जो वैल्यू सिस्टम है, जिस वैल्यू से वो आ रहा है, उसका जो कल्चरल सिस्टम है, इन सब चीजों को एनालाइज करना चाहिए, इन सब चीजों को हमारे को समझना चाहिए। तो अगर हमारे को ये जो बैरियर्स और प्रॉब्लम्स हैं इनको ओवरकम करना है, तो हमारे को जो हमारा मैसेज है उसको कैसे सेलेक्ट करना है, उसको कैसे प्रिपेयर करना है, हमारा जो कम्युनिकेशन चैनल है उसको कैसे सेलेक्ट करना है,
मैसेज को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, मैसेज को किस तरीके से ट्रीट करना है, जोर से बोलना है, धीरे से बोलना है, प्यार से बोलना है, ये सारी चीजें हमारे को पता होनी चाहिए। और ये चीजें हमारे को किस पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए, जो आपका टारगेट ऑडियंस है उसके हिसाब से हमारे को ये सारी चीजें सेलेक्ट और मैनिपुलेट करनी पड़ेगी। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर टू द न्यू आइडिया, demonstration, increasing understandability of message, and taking precaution against distortion of message are some of the methods to sustain audience interest and enhance communication. अंडरस्टूड सी बात है। अगर आप एक आइडिया को बार बार दोहराते जाओगे तो सामने वाले के दिमाग में कुछ तो घुसेगा वो आइडिया, है ना। फिर मैसेज का डिस्टॉर्शन, अगर हमें पता है कि प्रिंटर खराब है तो हम ढंग के प्रिंटर से प्रिंट निकालें। तो अगर हम ये सारी चीजें करते हैं तो जो ऑडियंस है उसके पास हमारा कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से पहुंचेगा। तो कम्युनिकेशन को तो हमारे को इफेक्टिव करना ही है ना। तो कम्युनिकेशन की जो इफेक्टिवनेस होती है, ये जो प्रॉब्लम्स और बैरियर्स होते हैं इनको ओवरकम जैसे कम्युनिकेशन करा जाता है, तो उसके अंदर ये 7 चीजें 8 चीजें जो हैं ये भी हेल्प करती हैं। कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करती है क्रेडिबिलिटी पे, कंटेक्स्ट पे, कंटेंट पे, क्लैरिटी पे, कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी पे, चैनल्स पे एंड कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस पे। क्रेडिबिलिटी क्या होगी कि जो मैसेज इन्फॉर्म कर रहा है, जो सेंडर है, उसकी एक स्टैंडिंग होनी चाहिए, वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अब तुम्हारा सीआर तुम्हें बोले कि जो तुम्हारा क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, जो हेड बॉय है, वो अगर तुम्हारे को इन्फॉर्म करता है कि भाई परसों से एग्जाम्स है, और प्रिंसिपल सर तुम्हारे को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई परसों से एग्जाम है, तो तुम किसकी बात पे विश्वास करोगे? तो क्रेडिबिलिटी होती है एक कॉम्पिटेंट पर्सन की अथॉरिटी के बेसिस पे। कंटेक्स्ट, द मैसेज मस्ट कंफर्म एंड नॉट कॉन्ट्रडिक्ट द कंटेक्स्ट। जो भी आप कहना चाह रहे हो, मैसेज उसका उल्टा नहीं होना चाहिए। जो भी आप कहना चाह रहे हो, आप कुछ बात करना चाह रहे हो दाल बनाने की, तो और आपने मैसेज दिया कि हम तो प्रोटीन्स खाएंगे या हम कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, तो ये थोड़ा सा रेफरेंस टू कंटेक्स्ट इसमें गड़बड़ हो जाती है। दाल में प्रोटीन होता है, अंडरस्टूड सी बात है, दाल बाफले खाओगे तो उसमें तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स दोनों मिल जाएंगे। लेकिन प्रोटीन का तो मतलब आप मीट भी हो सकता है, चिकन भी हो सकता है, अंडा भी हो सकता है। तो कंटेक्स्ट जो होता है वो मैसेज के हिसाब से होना चाहिए। कंटेंट, द मैसेज मस्ट हैव मीनिंग फॉर द रिसीवर एंड रेलेवेंट फॉर द सिचुएशन। इट मस्ट बी कंपैटिबल विद द रिसीवर्स वैल्यू सिस्टम। जो मैसेज है उसका रिसीवर के हिसाब से, रिलेशन से कोई रिलेवेंस होनी चाहिए, कोई मीनिंग होना चाहिए, अस्तित्व होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो जो कंटेंट है वो मैसेज को डिस्टॉर्ट कर देगा। क्लैरिटी, द मैसेज मस्ट बी सिंपल एंड क्लियर टू द रिसीवर। आज शाम को हम बाहर खाना खाने जाएंगे, ठीक है साहब, चले चलेंगे, ये मैसेज बहुत क्लियर है। क्यों जाएंगे ये नहीं बताया, ये नहीं बताया तो अगले दिन सुबह के लिए भी गैस नहीं आई। शाम को मैसेज तो आपने मिल गया था कि शाम को मैसेज मिला कि शाम को आप बाहर खाना खाने जाएंगे, लेकिन क्यों जाएंगे? क्योंकि गैस खत्म हो गई थी। तो क्लियरिटी नहीं थी, बाहर जा रहे हैं बस ये पता था। कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी, रिपीटेशन इज नेसेसरी फॉर कम्युनिकेशन टू गेट थ्रू द पीपल। इट शुड ऑल्सो बी डिवॉइड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन आपको बार बार भेजनी है तो आप उसको रिपीट कर लो, आपको वो इंफॉर्मेशन रिपीट कर देनी चाहिए। रिपीट करोगे तो सामने वाले के पास वो चीज बार बार पहुंचेगी, तो सामने वाला एक बार तो उसके ऊपर रिएक्ट करेगा ही। चैनल्स, द एस्टैब्लिश्ड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन which the receiver uses and holds in high esteem should be used. टेलीफोन, हम टेलीफोन के अंदर कंटिन्यूटी के रेफरेंस से भी आ जाएगा और चैनल के रेफरेंस से भी आ जाएगा। ये एग्जांपल, जितनी बार आप फोन करते हो उतनी बार कोविड-19 के अगेंस्ट आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। ये जो चैनल की जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ये
टेलीफोन के थ्रू आ रही है, बार बार आ रही है, तो ये कंटिन्यूटी में आ गया। और क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, अखबार के थ्रू आ रही है, न्यूज़ के थ्रू आ रही है, तो ये जो चैनल है आपका वो एक उस टाइप का चैनल है जिसको सामने वाले ट्रस्ट कर सकता है, ऑडियंस जो है उसको ट्रस्ट कर सकती है। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ये इंडिविजुअल के लिए बहुत जरूरी होता है, और हमारे को इंडिविजुअल का फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना चाहिए। वो हमारे लिए जरूरी है, वो हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम सामने वाले का फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ पाएंगे तभी हम सिचुएशन के हिसाब से कम्युनिकेशन को एनालाइज कर पाएंगे। अगर हमें यही समझ में नहीं आता है कि सामने वाले का नेचर कैसा है, अगर हमें यही समझ में नहीं आता है कि सामने वाले का एटीट्यूड क्या है इस टाइम पे, तो हम सामने वाले के रिएक्शन को सामने वाले के एक्शन के ऊपर इमीडिएटली रिएक्ट कर देंगे, और हो सकता है उससे रिलेशंस के अंदर दिक्कत आए, कम्युनिकेशन के अंदर कंफ्यूजन हो जाए। आप समझ रहे हो? फिर बेरलो ने 1960 के अंदर फिडेलिटी के ऊपर एक बात कही थी। फिडेलिटी इज द फेथफुल परफॉर्मेंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस बाय ऑल इट्स एलिमेंट्स, कम्युनिकेटर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। जो चार आपके एलिमेंट्स हैं, कम्युनिकेटर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर, तो फिडेलिटी जो है ये इन चारों का ढंग का परफॉर्मेंस अगर हो रहा है तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे से ट्रांसफर होगा और सामने वाले को समझ में आएगा, और उसके बेसिस पे आपको एक फीडबैक मिलेगा। अब ये जो नॉइज है और जो फिडेलिटी है ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप, जैसे हमने देखा था, नॉइज जो होती है डिस्टरबेंस होता है किसी ना किसी तरीके का, साइकोलॉजिकल हो गया, फिजियोलॉजिकल हो गया, हमने वो सारे सारे कंसेप्ट देखे थे उस टाइम पे। तो अगर नॉइज कम है तो फिडेलिटी इंक्रीज होगी, अगर फिडेलिटी अच्छी है तो इसका मतलब नॉइज कम थी। ठीक है ना? जैसे ही हम नॉइज को कम कर देते हैं, जैसे ही नॉइज का प्रोडक्शन खत्म हो जाता है, वैसे ही कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से सामने वाले को समझ में आने लगता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, फिजियोलॉजिकल एक हम एग्जाम्पल लेते हैं भूख का। सामने वाले को बहुत तेज भूख लग रही है और उसको आप कोई चीज याद करने को कह रहे हो, तो वो चीज पॉसिबल नहीं होगी, उसको वो चीजें याद होंगी नहीं। क्यों? क्योंकि भूख जो है वो एक तरीके की नॉइस है। अब क्या हो रहा है कि आपने उसको खाना खिला दिया, उसका पेट भर गया, उसने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, तो जो फिजियोलॉजिकल नॉइज है वो थोड़ी सी कम हो गई। तो उससे जब फिडेलिटी जो है, जो बाकी के एलिमेंट्स हैं, जो इन कम्युनिकेशन प्रोसेस के जो एलिमेंट्स हैं अपना, ये सारी चीज़ें जो है इन सब चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। सेम केस जाता है अगर हम सामने वाले को कुछ सर्टेन टाइप के एक्सपीरियंस दे दें, तो उससे उसको दूसरे लोगों की बात को, उस दूसरे लोगों की सिचुएशंस को समझने में आसानी होगी। The basic concern related to noise and fidelity is the isolation of those factors within each of the ingredients of communication which determine the effectiveness of communication. जो मेन कंसर्न है नॉइज से और फिडेलिटी से रिलेटेड, वो ये है कि आप जो सारे फैक्टर्स हैं, कम्युनिकेशन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उन सब के अंदर इनको इंडिविजुअली आप इंक्रीज कर सकते हो और डिक्रीज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कम्युनिकेटर ही भूखा है, अगर कम्युनिकेटर को ही समझ में नहीं आ रही है कि उसको क्या बोलना है, तो वो जल्दी जल्दी में कुछ भी बोल जाएगा। फिर कम्युनिकेटर ने अपना फिजियोलॉजिकल और वो सारे रोल्स अच्छे से, जो नॉइज है वो रिड्यूस कर लिए, लेकिन मैसेज का जो मेल का जो तरीका है, मेल में आपने जीमेल से सपोज करो मेल भेजा लेकिन सर्वर क्रैश हो रहा है, वो भी एक तरीके का नॉइज हो गया। ठीक है? चैनल के अंदर फिर मैसेज के अंदर लैंग्वेज ही नहीं आती है, लैंग्वेज
तेलुगु लोगों को अगर आप हिंदी में समझाओगे या हिंदी लोगों को अगर आप तेलुगु में समझाओगे तो वो भी एक तरीके की नॉइज हो जाती है ना। और रिसीवर का तो मैं एग्जांपल दे चुका हूँ। तो बेसिक कंसर्न जो है, जो कि नॉइज और फिडेलिटी से, वो है कि इन दोनों को हमारे को अलग अलग रखना है, जिससे कि जितनी कम नॉइज होगी उतनी ज्यादा आपकी फिडेलिटी इंक्रीज होगी। कम्युनिकेशन गैप क्या होता है? कम्युनिकेशन गैप जो होता है वो रेफर करता है difference between what was communicated by the company or the sender and what has actually been received by the audience। आपने बोला कुछ और सामने वाले को समझ में कुछ आया, इस चीज को अपन कम्युनिकेशन गैप बोलते हैं। ठीक है। Desirable actions by the audience cannot take place if there is a large communication gap। Understood सी बात है। The nature of communication gap may be of two types: the message does not reach the target and the message fails to produce the directed impact even if it reaches the target। अब क्या हुआ? कम्युनिकेशन गैप कैसे आया? आपने मैसेज भेज दिया, वो मैसेज पहुंचा ही नहीं। जब मैसेज पहुंचा ही नहीं तो सामने वाला जो बंदा है उसको मैसेज मिला नहीं, तो उसने उसके साथ में सारी गड़बड़ कर दी। फिर ये भी हो सकता है कि आपने मैसेज भेजा, मैसेज सामने वाले को मिला लेकिन उसको मैसेज समझ में नहीं आया। जब मैसेज समझ में नहीं आया तो जो मैसेज का इंपैक्ट होना चाहिए था वो इंपैक्ट हुआ नहीं। आप समझ रहे हो? तो ये जो चीजें हैं ये कम्युनिकेशन गैप को इंक्रीज करती है। आप क्या कर सकते हो? व्हाट कैन यू डू टू रिड्यूस द कम्युनिकेशन गैप? यू कैन टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। ओके। When the message does not reach the target, the communication must be made available. The communication must be need based. The communication must be in time and use more than one channel of communication. Minimum 3 channels comprising both mass media and interpersonal may be used simultaneously। जब मैसेज पहुंच ही नहीं रहा है तो आप ये 4 स्टेप्स ले सकते हो। कम्युनिकेशन को अवेलेबल करवाओ, कम्युनिकेशन को जितनी जरूरत है उतना ही इन्फॉर्म करो, कोशिश करो कि कम्युनिकेशन टाइम से भेज दिया जाए, और कोशिश ये करो कि जो कम्युनिकेशन है वो एक चैनल के थ्रू ना भेज के खूब सारे चैनल्स के थ्रू भेजा जाए। When the message fails to produce the impact, जब मैसेज अपना इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा है, मैसेज मिल तो गया है लेकिन वो मैसेज अपना इम्पैक्ट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन यूज क्रेडिबल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो चैनल है आपके वो रिलायबल होने चाहिए। मैसेज को आप बार बार भेजिए, रिपीट करिए उसको, और मैसेज को डिस्टॉर्ट होने से बचाइए। डिस्टॉर्ट होने का मतलब, आप जैसे मैसेज आपने भेजा तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैसेज के अंदर कोई मिस्टेक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैसेज जो है वो जो मैसेज देने वाला है वो गड़बड़ कर रहा है। आप समझे? क्योंकि एक ही मैसेज अगर बार बार जाता है तो उसका इम्पैक्ट आना चाहिए, इसलिए हम रिपीट करते हैं। अखबार में आपने देखा होगा कोविड के केस में हर दूसरे तीसरे दिन फुल पेज पे आ जाता है, मास्क पहनिए, दूरी रखिए। टेलीफोन के अंदर जब भी आप कॉल करते हैं आपको ये हमेशा सुनने में मिलेगा कि मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी जरूरी है, ये सारी चीजें, है ना। तो जब मैसेज अपना इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा है, मैसेज पहुंच तो रहा है लेकिन मैसेज अपना इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उस केस के अंदर आप अपने मैसेज को रिपीट कर सकते हो और मैसेज के डिस्टॉर्शन को अवॉइड कर सकते हो या प्रिवेंट कर सकते हो। अब इन तीनों को अगर हम डिस्कस करते हैं, क्रेडिबल सोर्सेज जो हैं अपने मैसेज के,
तो क्रेडिबल सोर्सेज अपने चैनल जो हैं मैसेज के कम्युनिकेशन के, वो चैनल्स ये कहते हैं कि आप यूज़ कर सकते हो, टेलीफोन यूज़ करते हो अगर मास को, अगर आपको इन्फॉर्म करना है, अगर आपको एक इंडिविजुअल को, पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इन्फॉर्म करना है, तो आप लेटर के थ्रू भेज सकते हो। एक एग्जांपल इसमें आया था, यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्टूडेंट्स जो थे, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को बहुत बार इन्फॉर्म किया कि भाई आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन है उसको जल्दी से जल्दी हैंडल करिए। तो खूब देर बाद जब ईमेल से भेजने की कोशिश करी तो ईमेल से कोई रिप्लाई नहीं आया। मैसेज पहुंच रहा था क्योंकि ईमेल आईडी करेक्ट था। टेलीफोन से बात करने की कोशिश करी तो टेलीफोन उठाया नहीं किसी ने। जब टेलीफोन नहीं उठाया तो आपने फेसबुक और उसका यूज़ करने की कोशिश करी, ठीक है। जब आपने फेसबुक और उसकी यूज़ करने की कोशिश करी तो भी वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। फिर आपने क्या किया, एक रजिस्टर्ड मेल भेजा आपने, जो पर्टिकुलर कंसर्न बंदा था उसके नाम पे रजिस्टर्ड चिट्ठी भेजी। तो उससे क्या हुआ, रजिस्टर्ड चिट्ठी जो होती है रजिस्ट्री के थ्रू गई, तो आपके पास लीगल प्रूफ हो गया कि हाँ भाई ये चीज़ गई हुई है और वहाँ पे पहुँच गई है। भाई ईमेल में बोल सकते हैं कि भाई स्पैम बॉक्स में चला गया, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। फ़ोन में बोल सकते हैं कि हमने लंच टाइम पे कॉल कर दिया था इसलिए किसी ने नहीं उठाया। फेसबुक पे ये हो सकता है कि भाई जो फेसबुक का बंदा हैंडल कर रहा है यूनिवर्सिटी का पेज, वो काम का नहीं है ढंग का, तो हो सकता है उसकी वजह से मिस हो गया। लेकिन क्रेडिबल चैनल आपका ये रहेगा उस केस में। मैसेज को बार बार अगर हम रिपीट करेंगे, जैसे अभी बताया, बार बार अपन ने रिपीट किया उसी मैसेज को, पहले ईमेल के थ्रू भेजा, फिर टेलीफोन के थ्रू बात करने की कोशिश करी, और फिर हमने फेसबुक वगैरह की उन सब चीज़ों से बात करने की कोशिश करी। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ, मैसेज बार बार उनके पास पहुंचा। और डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज, मैसेज की लैंग्वेज बहुत क्लियर रखी हमने। लैंग्वेज के साथ में हमने जो इंडिविजुअल्स थे उनको समझाने की कोशिश करी, ठीक है ना। जो इमेजेस थी वो हमने अच्छे से करे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये आपकी उस केस में आती हैं जब मैसेज अपना इफेक्ट नहीं कर पा रहा है लेकिन वो पहुंच रहा है। एक चीज होती है टाइम लैग इन कम्युनिकेशन। लैग मीन्स डिले। While communication reduces time lag, the communication process itself may involve some time lag. लैग का मतलब होता है डिले, देरी होना। कम्युनिकेशन का जो पर्पस है वो ये है कि वो टाइम से काम कर दे। आप, एक्सीडेंट हो गया, आपने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस को फ़ोन करने में जब आपने एम्बुलेंस को फ़ोन किया तो फटाफट से एम्बुलेंस आ गई आपके पास। लेकिन कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस खुद भी कभी कभी टाइम ले लेता है। जैसे एम्बुलेंस को बुलाने के लिए आपने अपना फ़ोन निकाला, पर एक्सीडेंट हुआ था तो वो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो आपको फ़ोन स्विच ऑन करने में टाइम लगा। आप समझे? So there may be delays in getting the relevant information in the form of message and treat the message according to channel requirement and need of the audience. तो जो डिले है उसको हमारे को ध्यान रखना चाहिए। The communicator has to remain alert and take into consideration all possible delays that may occur during the communication process. जो कम्युनिकेटर है उसको ये सारी की सारी चीजें जो है ये ध्यान रखनी चाहिए कि भाई डिले हो सकता है। आफ्टर ऑल जो भी कम्युनिकेट कर रहा है वो है तो इंसान ही। इंसान से डिले हो सकती है, पॉसिबल है ना। अगर आप इस डिले को एनालाइज कर लेते हो, इसको समझ लेते हो, तो आप अपने कम्युनिकेशन को प्लान कर सकते हो काफी एडवांस में, जिससे कि आपका जो मैसेज जो है वो टाइम से आपके ऑडियंस तक पहुंच जाए। और टाइम लैग इन कम्युनिकेशन ये बहुत सारी जगह भी होता है। फॉर एग्जांपल, हमें क्लास पढ़ानी है, क्लास पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी भी पड़ती हैं और उनको प्रिपेयर भी करना पड़ता है पीपीटी में इस तरीके से जिससे कि वो आपको समझ में आ जाए। कुछ कंसेप्ट्स होते हैं,
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको RT-PCR का कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा वर्बली, तो हो सकता है आपको वो समझने में बहुत टाइम लगे। लेकिन अगर वही चीज मैं एनिमेशन के थ्रू अगर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो मैं जानता हूं कि आपको कम टाइम लगेगा वो कंसेप्ट समझने में। तो ये जो प्रिपरेशन का टाइम है, ये प्रिपरेशन का टाइम जो है, इसको हम टाइम लैग बोलते हैं। इस प्रिपरेशन को अगर हम अच्छे से कर लेते हैं, तो ये प्रिपरेशन हमारी आने वाले टाइम को बचाती है। एक बार हमने प्रिपरेशन कर ली, तो उस मैसेज को हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, है ना। एम्पथी, empathy is the ability on the part of one person to understand the other person's internal frame of mind and reference and accept the same. Empathy क्या है? एक एबिलिटी है एक बंदे की सामने वाले की मेंटल सिचुएशन को, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने की और उसे एक्सेप्ट करने की क्षमता। द एक्सेप्टेंस डज नॉट मीन एग्रीमेंट, ये चीज ध्यान रखिएगा। आप सामने वाले की सिचुएशन को समझ रहे हो, वो बात सही है, लेकिन उससे आप एग्री करते हो ये जरूरी नहीं है। एम्पैथी इज ऑल्सो डिफाइंड as the ability of an individual to project oneself into the role of another person. इसको अगर अलग तरीके से हम बोलें तो दूसरों के जूतों में पैर रखना, इसका जो मतलब है वो एम्पैथी होती है। अगर आप दूसरों के जूतों में पैर रख के उनके कष्ट समझ सकते हो, उनकी सिचुएशन समझ सकते हो, उनके इमोशन समझ सकते हो, उनका माइंड किस सिचुएशन से गुजर रहा है वो समझ सकते हो, और उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, उनकी खुद की नॉलेज कितनी है, उनकी खुद की एक्सपीरियंस कितना है, अगर ये सारी चीजें अगर आप सब समझ सकते हो, तो इन सब चीजों को हम एम्पैथी बोलते हैं। होमोफिली एंड हेट्रोफिली। रॉजर्स ने 1995 में एक बात कही थी कि अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन is that the exchange of ideas occur most frequently between individuals who are alike or homophilous. Homophily is the degree to which a pair of individuals who communicate are similar in certain attributes such as beliefs, education, social status, and the like. On the other hand, heterophily is opposite of homophily and is the degree to which pair of individuals who interact are different in certain attributes. हम बोलते हैं opposites attract. मैग्नेट के केस में तो ये चीज समझ में आती है कि opposites attract. हेटेरोफिली मैग्नेट के केस में समझ में आती है। इंसान के केस में जरूरी नहीं है कि ऑपोजिट्स विल अट्रैक्ट। जब आपकी एज यंग होती है तो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि आप कुछ एक्सपीरियंस आपके पास है जो सामने वाले आप में इंटरेस्टेड होगा, कुछ एक्सपीरियंसेस सामने वाले के पास है जिसमें आप इंटरेस्टेड होगे। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंसान का ये रहता है कि हम अपने ही सिमिलर आइडिया और बिलीफ और एजुकेशन और सोशल स्टेटस वाले लोगों के साथ टाइम बिताएं। क्यों? क्योंकि उससे कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। अब आप एक अनएजुकेटेड बंदे को अगर आप कोई एजुकेशन वाला कंसेप्ट समझाने की कोशिश करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक अनएजुकेटेड बंदे को वैक्सीन के बारे में समझाने की कोशिश करोगे, तो आपको उसको समझाने में बहुत दिक्कत होगी। The heterophily is going to ensure that the communication is hampered in some way or the other. At the same time, अगर आप एक बायो वाले बंदे को वैक्सीन के बारे में समझाने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है वो आपको कुछ आइडियाज और भी दे दे। आप समझ रहे हो? तो होमोफिली क्या हो गया? होमोफिली वो होता है कि जब इंडिविजुअल्स जिनका मेंटल लेवल, एजुकेशन लेवल, जो सोशल स्ट्रक्चर है वो, उनके बिलीव्स, ये सारी चीजें सिमिलर होती हैं। और हेट्रोफिली क्या होती है? हेट्रोफिली होती है जब
इन दो इंडिविजुअल्स के बीच में ये जो सिमिलैरिटीज हैं, इन सिमिलैरिटीज का गैप बहुत ज्यादा होता है। तो होमोफिली और हेट्रोफिली दोनों ही आपके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव या हैम्पर कर सकती हैं। इम्प्रूव, अगर सिमिलर कंसेप्ट, सिमिलर एजुकेशन लेवल है तो उनको जल्दी समझ में आएगा। हैम्पर, अगर सिमिलर एजुकेशन है तो हो सकता है किसी बात पे भेदभाव हो जाए, किसी बात पे मनमुटाव हो जाए। एडवांटेज उन लोगों का हेट्रोफिली के केस में, सामने वाला हो सकता है आपकी बात में इंटरेस्टेड हो। क्यों? क्योंकि उसको सीखने की इच्छा है, क्योंकि वो आप में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। हैम्पर, भाई सामने वाले को एजुकेशन है ही नहीं, उसको पर्टिकुलर चीज की नॉलेज है ही नहीं, उसका कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो वो अपने लेवल पे सोचता है और ये सोच सकता है कि आपको ये चीजें, आप बेकार की बात कर रहे हो। Today, let's talk about models of communication. A model is a system of reasoning which helps to clarify a particular situation. The elements in a model are logically placed by the author in such a way that their relationships are easily understood. Communication model helps to organize various elements and processes of communications, generate questions regarding communication that can be researched for answer, help to predict the effect of communication under certain conditions, and indicate means of measuring the elements and the process. मॉडल क्या है? एक सिस्टम है. It is a system of reasoning. Okay, and what does this model do? It helps to clarify a particular situation. कोई भी मॉडल जो होता है, हम लैब के अंदर कोई मॉडल बनाते हैं या एक प्रोजेक्ट्स के लिए अगर हम कोई मॉडल बनाते हैं, तो वो एक सिस्टम होता है जो कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन को या किसी चीज को समझाता है ना? So what are the elements of the model? The elements of the model are whatever you are going to put in them. But the idea is that all these elements are supposed to be placed logically. अगर हम इन मॉडल्स के एलिमेंट्स को लॉजिकली नहीं रखेंगे तो उनके बीच में रिलेशनशिप समझ में नहीं आएगा। एक एग्जांपल देते हैं, अगर हमारे को दाल बनानी है तो सबसे पहले हम 2 मुट्ठी दाल लेंगे, उसको प्रेशर कुकर में डालेंगे, प्रेशर कुकर में पानी डालेंगे, फिर उसके अंदर नमक हल्दी डालेंगे, फिर प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे, फिर प्रेशर कुकर को गैस पे रख के गैस चलाएंगे, फिर सीटी बजने का इंतजार करेंगे। ये जो सारे हैं, ये सारे एलिमेंट्स हो गए। आप दाल एलिमेंट हो गई, नमक हो गया, हल्दी हो गई, प्रेशर कुकर हो गया, गैस हो गई, ये सारे एलिमेंट्स हैं। मॉडल क्या हुआ? मॉडल ने, आप जो टोटल मॉडल था, उस मॉडल के अंदर इन सारी चीजों को आपको दाल बनाना समझाया, इन सारी चीजों से। और किस तरीके से समझाया कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये एक लॉजिकल ऑर्डर के अंदर रखे हुए हैं। अगर ये सारे के सारे मॉडल के जो एलिमेंट्स हैं ये लॉजिकल ऑर्डर में नहीं होंगे तो आपको ये बात समझ में आनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। अब दाल का एग्जाम्पल ले लें। दाल बनानी है, प्रेशर कुकर गैस पे डाल दो, उसके अंदर दाल डाल दो, नमक और हल्दी बाद में ले लेना, फिर गैस ऑन कर दो, फिर सीटी का वेट करो और फिर पानी डाल देना और फिर आप नमक और हल्दी डाल दो एंड में। तो इसका कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है, आप समझ रहे हो? सो दिस इज नॉट अ मॉडल, दिस इज समथिंग विच इज रॉन्ग। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर जो मॉडल्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और कम्युनिकेशन जो खुद है, जो कम्युनिकेशन का मॉडल खुद है, वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है कि आप एक तरीके से एंड में आप एक रीजनेबल क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक बार आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए तो। अगर आप एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और आप उसको एक सस्टेनेबल और रीजनेबल मॉडल के थ्रू कम्युनिकेट करते हो तो आपको
चांसेस ये भी हैं कि आपको ये भी पता पड़ जाए कि वो जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर क्या प्रिडिक्टेबल आंसर आ सकता है, क्या प्रिडिक्टेबल इफेक्ट हो सकता है उसका पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, है ना। तो कुछ मॉडल्स हैं कम्युनिकेशन के जिनके बारे में अपन बात करेंगे। According to Aristotle, communication has three ingredients: speaker, speech, and audience. Speaker वो बंदा जो बोल रहा है, स्पीच जो भी भाषा को इस्तेमाल करते हुए स्पीकर अपनी बात बोल रहा है वो उसकी स्पीच होगी, और ऑडियंस, ऑडियंस वो लोग हो गए जो कि उस बात को सुन रहे हैं। शैनन वीवर का 1949 का जो मॉडल था वो एरिस्टोटल के मॉडल के ऊपर बना हुआ है। उनके हिसाब से, शैनन एंड वीवर के हिसाब से क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसके: सोर्स, ट्रांसमीटर, सिग्नल, रिसीवर एंड डेस्टिनेशन। Compared with the Aristotelian model, the source is the speaker, the signal is the speech, and the destination is the audience. There are two more ingredients: transmitter, which sends out the source's message, and receiver, which catches the message for the destination. रेडियो एग्जाम्पल अगर तुम ले लो, रेडियो के उस तरफ बैठने वाला बंदा जो स्टूडियो में बैठता है वो तो आपका सोर्स हो गया, वो आपका स्पीकर हो गया। जो वो बात बोल रहा है वो आपके सिग्नल हो गए, लेकिन उस बात को वो ट्रांसमिट कैसे कर रहा है, वो रेडियो वेव्स के थ्रू कर रहा है। तो ट्रांसमीटर आपकी रेडियो वेव्स हो गई, सिग्नल जो आपकी उसकी स्पीच है, जो गाने हैं वो हो गए। रिसीवर क्या हो गया? रिसीवर जो यहाँ पे रेडियो का जो बॉक्स होता है, रेडियो बॉक्स, वो आपका रिसीवर हो गया, और डेस्टिनेशन आपके सुनने वाले हो गए। According to Berlo, 1960, the model of communication consisted of source, encoder, message, channel, decoder, and receiver. Code is a system of signals for communication. Encode means to put a message into a code or cipher. Channel means the medium through which the signal moves. The decoder means which converts the message in the code into ordinary language which may be easily understood. He further elaborated that all human communication has some source, some person or group of person with a purpose. The purpose of a source has to be expressed in the form of a message. The communication encoder is responsible for taking the idea of the source and putting them in a code, expressing the source's purpose in the form of a message. A channel is a medium, a carrier of the message. For communication to occur, there must be somebody at the other end who can be called the communication receiver or the target of the communication. इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में जो कोडिंग सिस्टम है, जैसे आपने आर्मी में देखा होगा, आर्मी में जब हम मैसेज एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे भेजते हैं तो उस केस में जो एनकोडर होता है वो मैसेज को इस तरीके से एनकोड करता है कि अगर वो किसी के हाथ भी लग जाए तो हर एक जने को वो चीज समझ में नहीं आए। उससे क्या होगा? मैसेज जो है वो सेफ रहेगा। तो ये आपका एनकोडर हो गया। जब वो मैसेज अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तो डिकोडर उसको डिकोड करता है और फिर उसको उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जिससे कि वहां पे जो लोग हैं उनको वो समझ में आ जाए। अब एक चीज ऐसी होती है कि भाई कम्युनिकेशन जब होता है तो कम्युनिकेशन में एक जना या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे जिनको कम्युनिकेट करना होता है।
तो इस केस में अगर जैसे अगर अपन एक स्कूल का एग्जांपल ले लें, तो स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं या फिर फैकल्टी होती है या मैनेजमेंट होता है। तो प्रिंसिपल सर एक इंडिविजुअल हो गए, एक फैकल्टी एक इंडिविजुअल हो गया, सारी फैकल्टी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो गए, चेयरमैन प्रेसिडेंट ये इंडिविजुअल हो गए, मैनेजमेंट खूब सारे इंडिविजुअल्स हो गए। तो जब भी कम्युनिकेशन हो रहा होता है तो या तो एक बंदा कर रहा होता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कर रहे होते हैं उस कम्युनिकेशन को। तो कम्युनिकेशन का जो पर्पस होता है वो होता है इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर। अब वो भले से एक जना करे चाहे खूब सारे जने करें, दोनों केसेस के अंदर इंफॉर्मेशन को एनकोड करना जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि आप उसको साइफर में ही डालो, जरूरी नहीं है कि आप उसको इस तरीके से लिखो कि जो रिसीव कर रहा है सिर्फ उसे ही समझ में आए, लेकिन आपको किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखना तो पड़ेगा ना। तो ये जो चीज होती है ये आपकी एनकोडिंग में आ जाती है। अब प्रिंसिपल सर ने कुछ इंफॉर्मेशन दी, उसको जो प्रिंसिपल का पीए होता है वो टाइप करके मैनेजमेंट को या फैकल्टी को या स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करता है। तो इसमें एनकोडर आ गया। इसमें एनकोडर कौन हो गए? आपका जो पीए होता है वो हो गया। सेम केस में अगर स्टूडेंट को कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, वो मेल करता है, तो इसमें एनकोडर स्टूडेंट खुद ही हो गया। ठीक है। तो बर्लो का जो मॉडल था उसके अंदर ये 6 चीजें थी जिसमें एनकोडर और डिकोडर ऐड हो गया। According to Sharam, 1961, the communication process involved source, encoder, signal, decoder, and destination. This model of communication is particularly relevant for mass media, radio के लिए. In human communication, it is most important whether people can properly encode or decode the signal and how they interpret it in their own situation. अभी एनकोडिंग और डिकोडिंग जो है ये भी सिचुएशन के ऊपर होती है। आपने बोला कि आज हम अपने घर पे बोला कि आज हम बाहर खाना खाने जाएंगे। भाई बाहर खाना खाने क्यों जाएंगे? कोई पार्टी है इसलिए जाएंगे, घर में गैस खत्म हो गई है। तो ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन किस हिसाब से आप इंटरप्रेट कर रहे हो। मम्मी ने बोला कि भाई शाम को घर जल्दी आ जाना, हम शाम को बाहर खाना खाने जाएंगे। तो आपने उसको अपने हिसाब से लिया कि भाई आज तो कुछ कारण है, घर आए तो पता पड़ा कि गैस नहीं है, इसलिए हम शाम को बाहर खाना जाने जा रहे हैं। तो आप ये बोल सकते थे, दिन में पूछ लेते तो जो डिकोडिंग होती, अगर मैसेज घर से प्रॉपर आया होता एनकोड होके कि गैस खत्म हो गई है इसलिए आज शाम को बाहर खाने खाने जाना है, तो हम सिचुएशन के हिसाब से उसके ऊपर एक्ट कर पाते। तो मम्मी को बोलती कि अच्छा मैं गैस ऑर्डर कर रहा हूँ, शाम तक पहुंच जाएगी। आप समझ रहे हो? The communication model forwarded by Liggins in 1963 has the following elements: communicator, message, channel, treatment, audience, and response. The task of communication, according to him, is to provide powerful incentives for change. Success at this task requires thorough understanding of the 6 elements of communication. A skillful communicator sending useful message through proper channel, effectively treated to an appropriate audience that responds as desired. The idea is, लिगिंस के हिसाब से ये जितने भी जने हैं ये सारे के सारे उस हिसाब से काम करें जिससे कि इंफॉर्मेशन जो है वो डिजायर्ड इफेक्ट कॉज करे। Rogers and Shoemaker, 1971. They thought of the communication process in terms of SMCRE model. The components are source for S, M for message, C for channel, R for receiver, and E for effect. According to them, a source sends a message. He sends the message via a particular channel. The channel is received by a particular receiver or an individual, and that message, after which it is received, it causes some effect.
Communication in extension may also be thought of as two-way stimulus response, SR. It is a particular situation in which the necessary stimulus is provided by the communicator, the extension agent in the form of a message, which produce certain response on the audience, the farmers and vice versa. The favorable response by audience reinforce learning. इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो डर का माहौल जो है, that is one good way of explaining this.